हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल। एग्जाम पेपर में कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों तरीके से हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि वेक्टर क्या होता है, कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या है। कई बार एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, यानी कि एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्लोनिंग वेक्टर की यानी एक अच्छे वेक्टर के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर या क्लोनिंग व्हीकल से क्या तात्पर्य है, एक अच्छे वेक्टर के प्रॉपर्टी बताइए, क्लोनिंग वेक्टर या एक्सप्रेशन वेक्टर में अंतर बताइए। इस प्रकार से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए क्लोनिंग वेक्टर। स्टूडेंट, यदि आप लोग बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति करने वाला डीएनए का एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसका प्रयोग इसमें निवेशित यानी इसमें इंट्रोड्यूस डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में किया जाता है, यानी वाहक के रूप में किया जाता है। इसलिए वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग डीएनए भी कहते हैं। अभी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक डायग्राम के साथ आपको समझाता हूं ताकि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है तो ध्यान रहे आपका डीएनए का बेसिक्स कवर होना चाहिए। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर आपको समझना है तो प्रैक्टिकली ज़्यादा कोशिश करें इसको समझने की। देखिए, अभी मैं आपको वेक्टर समझाना चाहता हूँ तो मैं किस प्रकार से आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है और हम चाहते हैं कि इस फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसकी और भी इसकी जैसी कॉपीज़ बने और भी इसके जैसे डीएनए बन जाएं, सेम इसी के जैसे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस फॉरेन डीएनए की और भी मल्टीपल कॉपीज बने, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो अगर इसके जैसे और भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे तो हमें वो प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है, प्रोटीन की मात्रा है, वो और भी ज़्यादा मिल सकेगी और भी उसका संश्लेषण या सिंथेसिस हो सकेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी और भी बहुत सारी कॉपीज़ हमें मिले। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जीन का या इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का हमें कैसे मल्टीपल कॉपीज मिल सकती हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डायरेक्ट अगर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेक्टर का यूज़ करता हूँ, एक कैरियर का यूज़ करता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास वेक्टर है, ये प्लाज्मिड भी हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें कई तरह के वेक्टर होते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए एक प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, राइट। अगर इसको हम बैक्टीरिया के बॉडी से या बैक्टीरियल सेल से इसको निकाल भी दें तो बैक्टीरिया की पूरी सेल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को किस प्रकार से यूज़ करूँगा इस मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। देखिए, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको सबसे पहले हमने कट लगाया, ठीक है, यानी कि उन एंजाइम्स का यूज़ किया जो कि कट करते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है जो कि डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करती है। कट करने के बाद हम इसको लाइगेज एंजाइम की मदद से बाइंड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, हमने अपने फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अब ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैं इसको होस्ट सेल के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करूंगा तो जैसे जैसे ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जब ये डबल होगा तो साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डबल होगा, राइट। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। वेक्टर का यूज़ हम करते हैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। और जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका आपको फंक्शन नहीं पता, आपको पता नहीं है कि ये जो हमारे पास जीन है ये किस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, किस चीज़ के संश्लेषण करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे तब एक्सप्रेशन वेक्टर का। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है वो एक्सप्रेशन वेक्टर है, तो अगर हमने इस जीन को इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया, तो अगर हम इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो जीन है ये अपना एक्सप्रेशन करेगा, यानी ये अपनी अभिव्यक्ति करेगा। ये जिस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वही प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इस जीन का क्या फंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं अपेक्षा करता हूं कि कुछ बातें आपको डेफिनेटली समझ में आई होंगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिन्हें ये बात पल्ले ना पड़ी हो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारे टॉपिक धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियोस के अंदर बने रहें। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। वेक्टर जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिव यानी सेल्फ रेप्लिकेशन प्रतिकृति करने वाला डीएनए का एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, जिसका प्रयोग इसमें इंट्रोड्यूस डीएनए खंड की क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में या कैरियर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई टैक्सी होता है ना, टैक्सी का काम होता है कि किसी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दे, ठीक इसी प्रकार से ये जो वेक्टर होते हैं या ये भी एक तरीके से टैक्सी का ही काम कर रहे हैं। ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग डीएनए भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेक्टर, यानी अब हम देखेंगे कि एक अच्छे वेक्टर के क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जिसमें नंबर फर्स्ट आप लोग नोट डाउन करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स भी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। एक ही पोषक कोशिका यानी एक ही होस्ट सेल के अंदर निवेशित यानी जो डीएनए इंसर्ट सहित इसमें स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां रिप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी की प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसके बाद नंबर थर्ड, वेक्टर का आकार छोटा तथा मॉलिक्यूलर जो वेट है वो कम होना चाहिए। इसका आदर्श आकार 10 के भी होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो शुद्धिकरण के समय पे खंडित हो जाते हैं तथा जीन क्लोनिंग के लिए हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन में विघ्न डालते हैं, यानी कि बाधा डालते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इसे आसानी से आइसोलेट या सेपरेट व शुद्ध किया जा सके, ऐसा हमारे पास वेक्टर होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पर आता है होस्ट सेल में सरलता से ये इंट्रोड्यूस किया जा सके। राइट, मान लीजिए आपने एक अच्छा वेक्टर देख तो लिया, लेकिन आप उसको होस्ट सेल में आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छे वेक्टर के गुण नहीं है। अच्छे वेक्टर के गुण ये भी है कि बैक्टीरियल सेल या जो भी आप लोग होस्ट सेल का यूज कर रहे हैं उसमें वो आसानी से इंट्रोड्यूस हो सके। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, यह है सुगमता यानी सरलता से होस्ट सेल को रूपांतरित कर सके। नंबर 7 पॉइंट, इसमें एक या अधिक ऐसे मार्कर होने चाहिए जिससे कि वेक्टर को होस्ट सेल में पहचाना जा सके तथा ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल का चयन किया जा सके। अब यहाँ पर मार्कर से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या मामला है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरियल सेल के अंदर या किसी भी होस्ट सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर ऐसे भी हों जिनके अंदर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हों, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हम लोग मार्कर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट आता है वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अधिक से अधिक टारगेट साइट्स होनी चाहिए, जिससे कि वेक्टर के विभिन्न प्रकारों में विघ्न डाले बिना निवेशित यानी इंट्रोड्यूस डीएनए को समाकलित किया जा सके। नंबर 9 पॉइंट है जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर में होस्ट सेल को जीनोम या स्वयं व निवेशित जो इंट्रोड्यूस डीएनए को समाकलित करने का सामर्थ्य होना चाहिए। नंबर 10 पॉइंट, इंट्रोड्यूस डीएनए के एक्सप्रेशन के लिए वेक्टर में प्रोमोटर ऑपरेटर या राइबोसोम बाइंडिंग साइट आदि समुचित कंट्रोल युक्तियां होनी चाहिए। नंबर 11 पॉइंट, निवेशित या इंसर्ट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली रूपांतरित कोशिकाओं को यानी जो ट्रांसफॉर्म सेल को वेक्टर द्वारा रूपांतरित कोशिकाओं से स्पष्ट पहचान जा सकना चाहिए। राइट, ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। आइए समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन वेक्टर को अलग से पूछा गया है, कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आप लोग इसको आसानी से समझ गए तो। ठीक है, होस्ट सेल में इंसर्ट डीएनए की क्लोनिंग या संचरण करने वाले वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में रेप्लिकेशन कंट्रोल होता है, जिससे कि ये रूपांतरित कोशिका में अपने अनेक प्रतिलिपियां बना सकता है। क्लोनिंग वेक्टर का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो हमने बाहर से फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसकी कॉपियां बने, मल्टीपल कॉपीज बने, उसके जैसी और भी क्लोन्स बने, तो हम लोग जो है
जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग पर्पज से यूज किए जाने वाले वेक्टर को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका हम यूज कर रहे हैं क्लोनिंग बनाने के लिए या किसी भी फॉरेन डीएनए को क्लोन करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। राइट। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है? जब वेक्टर विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निवेशित डीएनए को अभिव्यक्त करता है तो उसे कहा जाता है एक्सप्रेशन वेक्टर। लेट मी रिपीट अगेन। जब वेक्टर स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए निवेशित डीएनए यानी कि इंसर्ट डीएनए को अभिव्यक्त करता है तो इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन वेक्टर। इस प्रकार के वेक्टर्स में प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स तथा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के लिए रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर में यूकैरियोटिक कोडिंग सीक्वेंस से ठीक पहले प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के नियामक सीक्वेंस को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पहचाना जा सकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई अननोन जीन है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा फॉरेन डीएनए है या कोई ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। बस आप इतना जानते हैं कि वो कोई जीन है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट आपको ये भी नहीं पता है कि वो किस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को जानने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसे कहा जाता है एक्सप्रेशन वेक्टर। तो एक्सप्रेशन वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है कि वो किसी भी अननोन जीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्रेस कराता है प्रोटीन्स के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर और एक होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या काम करता है? ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है डीएनए की, जो भी आपने डीएनए इंसर्ट किया है वेक्टर के अंदर उसकी ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है? ये मैसेंजर आने से प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है उसको। फाइनली स्टूडेंट, अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3.5 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में 5 वेक्टर्स के नेम दिए जा सकते हैं जिसमें आपको कहा जा सकता है कि इसमें से 3 को डिफाइन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए एग्जाम पेपर में, बस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ वेक्टर, तो इसमें आता है प्लाज्मिड आता है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर आता है, या कॉस्मिड वेक्टर होता है, या फेजमिड होता है, ठीक है, या फाजमिड होता है, या फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होते हैं, या फॉजमिड होता है, या शटल वेक्टर होता है, या ईस्ट वेक्टर होता है, या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है। तो ये 10 प्रकार के वेक्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ किया जाता है। तो इन वेक्टर्स के बारे में स्टूडेंट हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।